हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के जो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं वो है फिजिक्स क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक में 2015 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको 2015 के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अक्सर। और इस साल के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में इसी तरह के रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा रेगुलर जो है आपके लिए वीडियो अपलोड कराया जा रहा है और हम लोग क्वेश्चन बैंक की रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज है, जो आपके एग्जाम में पूछा था। तो टोटल एग्जाम जो 2015 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी गई थी उसकी संख्या कितनी थी? 28 थी। और 2014 के एग्जाम में कोई भी आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछी गई थी, इसलिए आपसे 2014 का वीडियो आपके लिए लेके नहीं आया गया। तो क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसको आप लोग डायपोल बोलते हैं, दो विपरीत आवेशों का बना है, जिसका परिमाण क्या है हमारा 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है। उनके बीच की जो दूरी है वो 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। तो आप लोग तो आंसर ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग उससे भी देख के कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं भी रटे होंगे तो फिर आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग इसके डायपोल निकालने के लिए आप लोगों को बताते हैं। जो स्टूडेंट निकालना नहीं जानते हैं उसको मैं निकालने के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ हमारा चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज हमारा क्या दिया हुआ है? चार्ज हमारा प्लस माइनस में सेम आवेश है। तो प्लस माइनस में हमारा क्या दिया हुआ है? 3.2 गुना 10⁻⁻9 19 कूलम। और इनके बीच की जो दूरी है वो आपको कितनी दी हुई है? इनके जो बीच की दूरी है वो आपको दी हुई है 2 मैं कंप्यूटर के माउस से लिख रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है लेटर के इधर उधर में। तो हमारा दूरी क्या दिया हुआ है? हमारा दूरी जो है 10⁻⁻10 दिया हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो उसको हम लोग P से सूचित करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q इंटू A। मतलब क्या हो गया? जो उसका कुल परिमाण गुना उनके बीच की दूरी। तो कुल परिमाण कितना है? 3.8 गुना 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई ए कितना दिया हुआ है? ए हमारा दिया हुआ है 2.4 गुना 10⁻⁻10। अब जब इस लोगों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इस सभी को तो आपको आंसर निकल के आएगा। ये हमारा बी नंबर 7.68 गुना 10⁻⁻29 सेंटीमीटर मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। तो आप लोग निकालने के लिए सीख गए। निकालने में जिसका कुल चार्ज होगा Q और उसके जो बीच की दूरी है A, तो हम लोग जो आघूर्ण निकालेंगे P इक्वल टू Q इंटू A। तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। चाहे हमारा यहाँ जो है आवेश चेंज कर दे, चाहे हमारे उसके बीच की दूरी भी चेंज कर दे। तो आप लोग इस फॉर्मूला पर निकाल दीजिएगा Q इंटू A। Q हमारा आवेश हो गया और A हमारे उसके बीच की दूरी हो गई। तो इस तरह से आप लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए भी सीख गए इस ऑब्जेक्टिव के साथ। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 64 समरूप बूंदे। जो क्वेश्चन आपको 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन आपसे 2015 के भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर दिया गया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सभी क्वेश्चन बैंक की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि क्लास 12 में खासकर क्वेश्चन बैंक को रिपीट किया जाता है। देखिएगा, आप लोग सेम क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाया था इससे पीछे 2013 के क्वेश्चन बैंक में भी, अभी आप लोगों को 2015 में भी मिल गया है। क्वेश्चन हमारा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारा कितना है? 5 म्यू एफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की जो है धारिता हमारे क्या होगी? हमारे सामने ऑप्शन है, एक में 4 म्यू एफ, बी में ऑप्शन हमारा 25 म्यू एफ, सी में ऑप्शन हमारा 20 म्यू एफ और डी में ऑप्शन हमारा 164 म्यू एफ। इसे जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से गलत बता दिया था, लेकिन यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर 20 म्यू एफ। क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी नंबर 20 म्यू एफ होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को वहाँ 3 से 20 बता दिया था, ये वहाँ गलत बताया था। इसका सही आंसर होगा 20 म्यू एफ।
अब ये कैसे होगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो आपके एग्जाम में इसमें चेंज कर सकता है, आपको दे सकता है 65 समरूप बूंदे हैं जिन्हें प्रत्येक की धारा 4 म्यू एफ है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की जो धारिता क्या होगी, इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। लेकिन हमारा अधिकतर जो है क्वेश्चन सेम टू हूबहू रिपीट करता है। तो हमारा है 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारा कितनी है, 5 म्यू एफ है, मिलकर एक बड़ा घड़ा बनता है, बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की क्या है, धारिता क्या होगी। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व कर दिया। हमारा सी क्या है, हमारा सी दिया हुआ है 5 म्यू एफ। सी हमारा क्या है, सी हमारा धारिता है, तो धारिता को हम लोग 5 म्यू एफ दिया गया है। और एन हमारा क्या है, तो यहाँ हमारा एन जो है टोटल बूंदों की संख्या है, तो एन बूंद की संख्या कितनी है, तो बूंद की संख्या हमारा 64 है। अब हमारा जो बड़ी धारिता की जो धारिता हम निकालते हैं, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है सी डैश। सी डैश क्या हमारा बड़े बूंद की धारिता है, तो जितना भी जो है धारिता दिया हुआ है, तो सॉरी दोस्तों एन गुना, यहाँ हमारा एन होगा, एन मतलब जो भी हमारा बूंद की संख्या दी हुई है उसको हम लोग 1/3 से डिवाइड करेंगे इनटू सी। तो 64 हमारा बूंद दिया गया है, उसको हम लोग उसका पावर हम लोग 1/3 करेंगे इक्वल टू 5 म्यू एफ। तो 64 का क्या हो गया, 4/3। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4/3, 4 गुना 4 गुना 4, तो 64 हो जाएगा। 3 इंटू 3/3, और ये हमारा 3, ये हमारा 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 गुना 5 म्यू एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इक्वल टू हमारा हो गया 20 म्यू एफ। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा सही आंसर 20 म्यू एफ हो गया। किस तरह से निकालेंगे आप लोग ये भी जान गए। तो हमारा बूंद 64 दे कि 64 से बढ़ा के आप लोगों को 126 दे दे, 125 दे दे, जो भी दे दे आप लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल टाइप, आपका 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जो है आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, kWh मात्रक किसका है। ए में ऑप्शन हमारा ऊर्जा का, बी में ऑप्शन हमारा शक्ति का, सी में हमारा है बल आघूर्ण का, और डी में हमारा है बल का। ये भी क्वेश्चन 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो किलोवाट घंटा kWh किसका मात्रक है, तो kWh हमारा शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, kWh। kWh जो है वो हमारा शक्ति का मात्रक है। अब आइए आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ए में ऑप्शन हमारा अनंत होता है, बी में ऑप्शन हमारा धनात्मक होता है, सी में ऑप्शन हमारा होता है शून्य होता है, और डी में ऑप्शन हमारा ऋणात्मक होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर होगा। ये आपका किरचॉफ लॉ से बिलोंग करता है। किससे, अगर आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे तो वहां आपको बताया गया होगा। तो विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आइए आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है चुंबकशीलता का बीमा है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चुंबकशीलता का बीमा है। ए में ऑप्शन हमारा Ml2 - 2I2, बी में ऑप्शन हमारा Ml2 2I - 2, सी में ऑप्शन हमारा Ml2I2, और डी में ऑप्शन हमारा Ml2 - I। तो चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, आप लोग बीमा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। चुंबकशीलता का जो बीमा होता है वो हमारा Ml2 - Ml2I - 2 होता है। ये क्वेश्चन आपको 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। अब आइए आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है LH परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की जो है प्रतिबाधा क्या होती है। ए में हमारा है R² + W² L², बी में ऑप्शन है R + WL, सी में ऑप्शन हमारा R + ω_L, डी में ऑप्शन है R² + W² + L²। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे प्रतिबाधा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर। अब आइए हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय संचरण तरंग की जो दिशा होती है। ए में ऑप्शन हमारा बी के समांतर, सी में ऑप्शन हमारा है ई के समांतर, बी में ऑप्शन हमारा ई के समांतर, सी में ऑप्शन हमारा बी गुना ई के समांतर, और डी में ऑप्शन है ई गुना बी के समांतर। क्वेश्चन है चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय तरंग की जो दिशा होती है वो बी
गुना ई के समांतर होती है, किसके गुना, बी गुना ई के समांतर होती है। अब आइए आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लेब से प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ए में ऑप्शन हमारा बढ़ता है, बी में ऑप्शन हमारा घटता है, सी में ऑप्शन हमारा अपरिवर्तित रहता है और डी में ऑप्शन हमारा आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा घटता है। आप लोग इसको 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लेब से दूसरे ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है वह खत्म हो जाता है, मतलब घटता है। अब आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा आयम मंडूलन सूचकांक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आप लोग भी अच्छे से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा है, आयम मंडूलन का सूचकांक होता है। ए में ऑप्शन हमारा हमेशा 0, हमेशा 1, बी में ऑप्शन हमारा हमेशा 1 तथा इन्फिनिटिव के बीच, सी में ऑप्शन हमारा 0 तथा 1 के बीच और डी में ऑप्शन हमारा इन्फिनिटिव, हमेशा इन्फिनिटिव। तो आयम मंडूलन जो इसका सूचकांक क्या होता है, इसका जो सूचकांक होता है वह 0 से 1 होता है। क्या होता है, 0 से 1 होता है आयम मंडूलन का सूचकांक। अब आइए हम लोग आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है NOR गेट का बुलियन व्यंजक है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। सभी का बुलियन व्यंजक होता है, एंड गेट, और गेट, लॉजिक गेट, सारे गेट का अपना अपना एक बुलियन व्यंजक होता है। सारे बुलियन व्यंजक को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। मैं भी कभी आप लोगों को टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ नॉर गेट मिला है तो हम लोग नॉर गेट की चर्चा कर लेते हैं। तो नॉर गेट का जो बुलियन एल्जेब्रा का जो व्यंजक होता है वो होता है हमारा a प्लस बी इक्वल टू वाई। क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू वाई। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर होगा। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन है, उक्त आवेशित चालक के सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्वेश्चन हमारा है, उक्त आवेश चालक की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए में ऑप्शन हमारा 0 होती है, बी में ऑप्शन है हमारा आपको सतह के लंबवत होती है, सी में ऑप्शन है सतह के स्पर्शीय होती है और डी ऑप्शन है सतह पर 45 डिग्री बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिवर्सिटी हमारा लंबवत होती है, तो किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता वह क्या होगी, सतह पर लंबवत होगी। तो सही आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है, मुक्त आकाश का पारा विद्युतांक होता है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मुक्त आकाश का पारा विद्युतांक होता है। ए में ऑप्शन हमारा 10 गुना 10 9 एफ इनवर्स, बी में ऑप्शन हमारा 1.6 गुना 10 सी में ऑप्शन हमारा 8.85 गुना 10 12 एफ एम -1 और डी ऑप्शन हमारा 8.85 गुना 10 9 एफ इनवर्स। तो मुक्त आवास का जो पारा विद्युतांक होता है वह क्या होता है। तो मुक्त आवास का पारा विद्युतांक हमारा सही आंसर होगा सी नंबर 8.85 गुना 10 12 एफ एम माइनस। अब आइए हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिपथ का शक्ति होता है। ए में ऑप्शन हमारा V इंटू आर, बी में ऑप्शन है V स्क्वायर आर, सी में ऑप्शन है V स्क्वायर बाय आर और डी में ऑप्शन हमारा V स्क्वायर इंटू आर आई। तो विद्युत परिपथ का शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है हमारा V स्क्वायर बाय आर। क्या होता है, V स्क्वायर बटे आर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा सी नंबर होगा। अब आइए हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। ए में ऑप्शन हमारा है आवेश को, बी में ऑप्शन हमारा विभवांतर को, सी में ऑप्शन हमारा धारा को और डी में ऑप्शन हमारा ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आपको ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किससे मापते, ईवी को किससे मापते हैं, जब मापते हैं तो ऊर्जा से मापता है। ईवी के द्वारा किसको मापा जाता है, तो ईवी के द्वारा हमको ऊर्जा को मापा जाता है। अब आइए आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लेंज का नियम संबंध है आवेश से, बी में ऑप्शन हमारा द्रव्यमान से, सी में ऑप्शन हमारा ऊर्जा से और डी में ऑप्शन है संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो लेंज का नियम किसके लिए आया था, तो लेंज का नियम ऊर्जा के लिए आया था। किसके लिए आया था, तो ऊर्जा से रिलेटेड काम के लिए आया था लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अब आइए आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ए में ऑप्शन हमारा वास्तविक एवं सीधा, बी में ऑप्शन है हमारा आपको वास्तविक एवं उल्टा,
सी में ऑप्शन है हमारा दोस्तों आपको काल्पनिक एवं उल्टा, और डी में ऑप्शन हमारा काल्पनिक एवं सीधा। तो खगोलीय जो दूरदर्शी होता है उसका अंतरिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है हमारा काल्पनिक एवं उल्टा। क्या होता है? काल्पनिक एवं उल्टा होता है। इसका सही आंसर हमारा होगा सी नंबर। खगोलीय जो दूरदर्शी होता है इसका अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको भी नोट्स कर लीजिए पॉइंट से। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन हमारा है किसी समान फोकस की दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। यदि समान फोकस के f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तब संयोग की फोकस क्या होगी? तो ये फोकस होगी हमारी f/2। क्या होगी? f/2। इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर, f/2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हमारा सी नंबर हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश के जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसकी प्रकृति पुष्टि करता है। व्यतिकरण, बी में हमारा परावर्तन, सी में ऑप्शन हमारा ध्रुवण को, और डी में ऑप्शन हमारा वन विक्षेपण को। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो है वह प्रकृति पुष्टि किस चीज को करती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा व्यतिकरण को। प्रकाश के जो अनुप्रस्थित तरंग होते हैं ये व्यतिकरण को सुस्पष्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक पतले फिल्म के रंग के कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म के रंग के कारण क्या होता है? तो पतले फिल्म के रंग के कारण क्या होगा? व्यतिकरण होगा। क्या होगा? व्यतिकरण होगा। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत बल के बीच की दूरी जो है इन्फिनिटिव हो तो कालांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हमारे सामने है tan थीटा cos स्क्वायर थीटा, सी में ऑप्शन है sin थीटा, और डी में ऑप्शन हमारा cos थीटा। तो यदि परावर्ती धारा का विद्युत बल फाई हो तो उसका कालांतर के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा? तो कालांतर के लिए जो शक्ति गुणांक होगा वो हमारा होगा cos फाई। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा होगा डी नंबर, cos फाई सही आंसर होगा। अब आइए आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है स्वप्रेरक तत्व का मात्रक है। ए में ऑप्शन हमारा वेबर, बी में ऑप्शन हमारा ओम, सी में ऑप्शन हमारा हेनरी, और डी में ऑप्शन हमारा गोल्ड। तो स्वप्रेरक तत्व का मात्रक जो है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, और ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस से बहुत हटके कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन आपसे भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। स्वप्रेरक तत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? स्वप्रेरक तत्व का मात्रक हेनरी होता है। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर। डायनामो के कार्य सिद्धांत आधारित लिखिए। मतलब डायनामो किस तरह से काम करता है इसके कार्य सिद्धांत को लिखिए। तो ए में ऑप्शन हमारा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी में ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी में ऑप्शन हमारा चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में ऑप्शन हमारा विद्युतीय प्रेरण पर। तो डायनामो का जो है कार्य, जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या होता है? वो तो डायनामो का जो कार्य सिद्धांत है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर हमारा आधारित है। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो समीकरण है वो I इक्वल टू 1.6 I इक्वल टू 0.6 sin 100t से निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? ए में ऑप्शन है हमारा 50 पाई, बी में ऑप्शन हमारा 50, सी में ऑप्शन हमारा 100 पाई, और डी में ऑप्शन हमारा 100। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो समीकरण हमारा दिया हुआ है इसमें से विद्युत धारा की आवृत्ति होगी क्या होगी? ये सब आपका न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा होगा बी नंबर। अब आइए हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निकेल हमारा क्या है? ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। निकेल हमारा क्या है? निकेल हमारा जो है आपको एक प्रकार का लोह चुंबकीय। क्या है निकेल? निकेल हमारा लोह चुंबकीय। आप लोगों से भी पूछ सकता है, आप लोग भी याद रख लीजिए, निकेल हमारा लोह चुंबकीय है। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है बूस्टर का नियम क्या है? नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बूस्टर का नियम क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, साइन u इक्वल टू 10 IP। क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर होगा म्यू इक्वल टू 10 IP। बूस्टर का हमारा क्या है? नियम है। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर। तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ए में ऑप्शन हमारा बढ़ता है, बी में ऑप्शन हमारा घटता है, सी में ऑप्शन हमारा कभी बढ़ता है कभी घटता है, और डी में ऑप्शन हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस तरह होता है? 26 नंबर का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो 26 का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, घटता है। क्या होगा? तो 26 का सही आंसर हमारा बी नंबर होगा।
अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल का जो अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 27 का, वो होगा हमारा आपको बी नंबर √2। क्या होगा, शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल का अनुपात क्या होगा, √2 होगा। अब आइए हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास उपयोग होता है। ए ऑप्शन हमारा 300 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज 3000, 30 kHz से 30,000 kHz। सी ऑप्शन हमारा 30 MHz से 3000 Hz और डी ऑप्शन है 3 हमारा 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3000 तक गीगाहर्ट्ज। तो आज की क्लास में हम लोग यही इन रखते हैं। आज के क्लास को हम लोग यही रखते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में जिसमें हम लोग 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं। अगर ये वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखें, वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका कितना सही हुआ 28 में, सॉरी दोस्तों 28 में आपका कितना सही हुआ, ये सभी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।